नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका हल्ला बोल। क्या कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने वाला है? क्या राहुल गांधी फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले हैं? ये प्रश्न आज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद सामने आए। पार्टी नेताओं की मांग पर राहुल ने विचार करने की बात भी कह दी। तो आज हल्ला बोल में हमारा प्रश्न कांग्रेस और उनके नेताओं से यही कि क्या उन्हें गांधी परिवार के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखता? क्या कांग्रेस में दूसरे काबिल नेताओं की कमी है जो पार्टी को मझधार से निकालने का दम रखते हैं? हालांकि सीडब्ल्यूसी यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने भी असंतुष्ट नेताओं के समूह को दो टूक कह दिया कि वो मीडिया के द्वारा मुझसे बात बिल्कुल ना करें और उन्होंने हमेशा स्थायी अध्यक्ष की तरह ही पार्टी को संभाला है। बहस इन विभिन्न पहलुओं पर, लेकिन उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट आप देखिए। आखिर कौन होगा कांग्रेस का अगला अध्यक्ष? सोनिया गांधी के बाद कौन संभालेगा कांग्रेस की जिम्मेदारी? क्या एक बार फिर गांधी परिवार के हाथ में होगी कांग्रेस की कमान? ये वो मुद्दा है जिसने कांग्रेस में लंबे वक्त से घमासान मचा रखा है। एक के बाद एक नेता बगावती होते जा रहे हैं। कुछ पार्टी छोड़ गए तो कुछ खुलकर मैदान में आ गए। G23 की मांग के बाद आज सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, जिसमें एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई, जहां राहुल गांधी का नाम सबसे आगे रहा। राहुल गांधी जी हमारे अध्यक्ष बने, लेकिन ये उन पर छोड़ा गया है और वो जो निर्णय लेंगे उस पे उनको उनके ऊपर ही होगा। एक मत थे, अगर होंगे नहीं होंगे उन पर निर्भर है। राहुल जी के नाम पर तो एक मत थे जो गहलोत साहब ने प्रस्ताव रखा। नहीं, गहलोत साहब ने प्रस्ताव नहीं रखा, सब अपने अपने अलग अलग बोल रहे हैं। आप लोग क्या चाहती हैं? सीडब्ल्यूसी में लोग बातें क्या हुई? सब लोग जो G23 के लोग हैं, सब लोग एक मत थे कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए। बहुत सारे साथियों ने ये मांग भी उठाई कि श्री राहुल गांधी जी आगे बढ़कर कांग्रेस का नेतृत्व संभालें। लगभग उस पर भी कांग्रेस की कार्य समिति संपूर्ण सहमत थी। राहुल गांधी जी ने सबका धन्यवाद किया और ये कहा कि वो शुक्रगुजार हैं इस प्रकार के प्रेम, आशीर्वाद और विश्वास के लिए। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर कैसे राहुल को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा? क्या राहुल गांधी इसके लिए तैयार है? पार्टी के आला नेताओं का कहना है कि राहुल ने विचार करने के बाद अपना फैसला बताने की बात कही है। राहुल जी को अध्यक्ष बनाने की मांग सर अशोक गहलोत साहब ने की, उसके ऊपर सारे लोगों ने की। तो राहुल जी की क्या प्रतिक्रिया थी सर? राहुल जी ने क्या विचार करेंगे? चुनाव का सीडब्ल्यूसी की बैठक उस वक्त रखी गई है जब कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो सोनिया गांधी ने बैठक में साफ कहा कि पार्टी के नेताओं को उनसे बात करने के लिए मीडिया में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस अंदरूनी कलह का मुद्दा कांग्रेस में गर्म था, पार्टी के नेताओं का कहना है कि उस पर चर्चा ही नहीं हुई। और जो G23 के कंसर्न है उस पर कुछ बातचीत हुई? G23 का तो दिक्कत तक नहीं हुआ। इसके अलावा आगे आने वाले चुनाव की रणनीति को लेकर जमकर चर्चा हुई। वहीं सोनिया ने महंगाई, किसान आंदोलन, लखीमपुर खीरी और चीन को लेकर सरकार पर जमकर हमला किया। 3 कृषि विरोधी काले कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत हैं, उनके साथ सहमति जताते हुए एक बार फिर उन कानूनों को खत्म करने की चर्चा भी की गई। लखीमपुर खेड़ी का नरसंहार हो या मोदी जी द्वारा देश के गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त ना करना हो, यह अपने आप में देश के लिए शर्मनाक घटनाएं हैं, किसी भी केंद्रीय सरकार के लिए। 1 साल के करीब बीत गया, परंतु चीन अब भी डेप्सांग प्लेन्स हो या गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, उन पर कब्जा करे बैठा है और प्रधानमंत्री जी के मुंह से चीन शब्द नहीं निकलता। पाक समर्थित आतंकवादियों ने हमारी सेना के सैनिकों और अफसरों पर, खासतौर से तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद लगातार हमले शुरू कर रखे हैं, पर सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती। राहुल ने लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। जब आपको लगता है कि हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं तो आप किसानों की बात उठा देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हनुमानगढ़ में हुआ,
राजस्थान में कांग्रेस शासित राज्य है, पंजाब में लाठीचार्ज किसानों पे होता है और आप चुप रहती हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि इस मीटिंग में कांग्रेस की अंदरूनी कलह खत्म हो गई या ये घमासान आगे भी चलने वाला है। अगर राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने को तैयार हो जाते हैं तो क्या बाकी नेता उस पर हामी भरेंगे? मोहित शर्मा और आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। क्या कांग्रेस को जल्द ही नया अध्यक्ष मिलने वाला है? क्या राहुल गांधी कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होंगे? हमारे साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ प्रवक्ता, नेता, मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, सुप्रिया श्रीनेत जी, मृत्युंजय तिवारी जी, राजीव रंजन जी, आप सभी चारों को नमस्कार, चारों का धन्यवाद और चारों का स्वागत। सुप्रिया श्रीनेत जी, शुरुआत आपसे। आप यह जरूर कह सकते हैं कि राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव हुआ है या नहीं भी प्रस्ताव हुआ है तो सबके मन की इच्छा है कांग्रेसियों की कि वो अध्यक्ष बने, एक मत भी सभी हैं। हमारा प्रश्न सुप्रिया जी आपसे ये है कि क्या आप राहुल गांधी के अलावा दो नाम और ऐसे बता सकती हैं जो अध्यक्ष बन सकते हैं, और अगर राहुल गांधी नहीं तो उनमें से कोई अध्यक्ष बन जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि मैं हिपोक्रेसी और ढोंग करने इस चैनल पर नहीं आई हूं। अगर मैं अपने गृह क्षेत्र महाराजगंज में जाके 100 लोगों से पूछती हूं कांग्रेस की कि आपका नेता कौन है, और वो 100 में से 100 लोग राहुल गांधी कहते हैं, तो मैं यहां पर फैशनेबल बनकर दो और नाम क्यों बताऊं? मुझे लगता है मैं उन लोगों के साथ विश्वासघात करती हूं। वो लोग अपना नेता राहुल गांधी जी को मानते हैं जैसे मैं मानती हूं वो नेता बनेंगे, पहली बात। दूसरी बात, एक शब्द आप लोग यूज कर रहे थे अभी आपकी रिपोर्ट में, मैंने 2-3 बार सुना, आंतरिक कलह। आंतरिक कलह, इसको इंटरनल डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, या आंतरिक लोकतंत्र भी है, जिसके बारे में नागपुर के रिमोट से कंट्रोल से चलने वाली भाजपा नहीं जानेगी। अभी वरुण गांधी जी ने किसानों के कुचलने पर बोल दिया, उनको और उनकी माता जी को निकाल बाहर किया नेशनल एग्जीक्यूटिव से। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ध्वस्त अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी पे सवाल उठा लिया, निकाल बाहर किया उनको नेशनल एग्जीक्यूटिव से। ये पीड़ा तो सबसे ज्यादा अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, पहले यशवंत सिन्हा जी, अरुण शौरी जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, ये सब लोग ये पीड़ा जानते हैं कि कैसे इनके खिलाफ अगर आप बोल दीजिए या लोकतांत्रिक ढंग से पार्टी के परिवेश में सवाल उठा लीजिए तो आपको मेंटल कोमा डिक्लेयर करके एक मंडल में डाल दिया जाएगा, आपकी कोई वहां पर औकात नहीं रह जाएगी। जयंत सिन्हा जी से कभी जाके दर्द पूछिएगा, क्या दर्द था जब एमओएस फाइनेंस हटाए गए थे, क्योंकि यशवंत सिन्हा जी ने कुछ अच्छे सवाल पूछ लिए थे सरकार से लोकतांत्रिक तरीके से। तो इंटरनल लोकतंत्र का मतलब भाजपा नहीं समझ पाएगी, ये इनकी दिक्कत और इनकी बौखलाहट मैं जानती हूं। लेकिन हमारी तरफ उंगली उठाने से पहले एक बार ये याद करिएगा, किसी ने भी अगर कांग्रेस में सवाल पूछा, वो आज इस रूम में सीडब्ल्यूसी में की बैठक में शामिल था। सर्वसम्मति से हमने रेजोल्यूशन पास किए और सरकार से कड़े सवाल पूछे, आंतरिक सुरक्षा पर सरकार से कड़े सवाल पूछे, बॉर्डर सिक्योरिटी पर सरकार से कड़ा सवाल पूछा कि कैसे आर्मी चीफ कह रहे हैं अब कि चीन हटने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक नंगा नाच खेल रहा है जम्मू कश्मीर में, जो यूनियन टेरिटरी और सरकार के अंतर्गत आती है। किसानों के ऊपर से गाड़ियों से कुचल दिया जाता है और उसके पिता को आपने गृह राज्य मंत्री बनाया हुआ है। आप दामों से, ऊंचे दामों से लोगों की कमर तोड़ रहे हैं, पीठ तोड़ रहे हैं, जब उनका वेतन और उनका रोजगार चला गया है। सबसे बड़ी बात है, ड्रग ट्रैफिकिंग का इतना बड़ा मामला सामने आया, लेकिन एक चू तक नहीं आई इस सरकार से। मुझे लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष होने के नाते हम ये सवाल सरकार से पूछेंगे, भटकाने के लिए वो कोई भी मुद्दे उठाएंगे। लेकिन मैं फिर बोलूंगी, हमारे नेता अगर राहुल गांधी है और हम सब मानते हैं, तो उसका निर्धारण न स्टूडियो में होगा न भाजपा के प्रवक्ता करेंगे, उसका निर्धारण कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के लीडर्स करेंगे। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ एम्पली क्लियर। बहुत बढ़िया सुप्रिया जी, बिल्कुल ठीक है। इंटरनल डेमोक्रेसी और आंतरिक कलह, आपका अधिकार है उसे इंटरनल डेमोक्रेसी कहना, हमारा अधिकार है उसे आंतरिक कलह लिखना। G23 हम कह सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना सुप्रिया जी। बहुत धन्यवाद आपके इस वक्तव्य के लिए। डॉक्टर जफर इस्लाम, सुप्रिया जी ने तो कांग्रेस के नए अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा दो नाम कौन होंगे नहीं बताया, और आधे से ज्यादा समय बीजेपी की बखिया उधेड़ने में लगा दिया। क्या आप दो नाम और बता सकते हैं, और आपको लगता है कि कांग्रेस की आज जो स्थिति है, आंतरिक अध्यक्ष के तौर पर वो काम कर रही है, स्थायी अध्यक्ष न हो पाना, इसका सीधा फायदा डॉक्टर जफर बीजेपी को मिलता है, आपको मिलता है?
देखिए अंसारी साहब, ऐसा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बारे में आपने पूछा, उन्होंने बीजेपी के बारे में सब कुछ बताया, बीजेपी की ही बुराई करती रही। कोई बात नहीं, वर्किंग कमेटी में क्या वही बता देते। लेकिन एनीवेज, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा इंटर डेमोक्रेसी के बारे में बात कहा। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, खासकर मैं कांग्रेस की पार्टी के बारे में बात कर रहा हूं, इसलिए कि आपने उनसे 2 नाम मांगे और वो 2 नाम देने में विफल रही, नहीं दे पाई। इसकी वजह जो भी रही हो वो जानती है क्यों नहीं देना चाहती थी, वह उनका अपना आंतरिक मामला है। लेकिन इससे एक बात साफ होती है कि कांग्रेस पार्टी में जो परिवार है वही मजबूत है, और अगर मतलब उनके बिना जो है वो कांग्रेस पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। अगर परिवार है तो वो एग्जिस्ट करेगी कांग्रेस पार्टी, परिवार नहीं है तो कांग्रेस पार्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी। जनता उनका छोड़िए, जनता और महाराजगंज और फलानागंज उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये है, आप इसलिए कि वो सारे जितने लोग हैं G23 में अगर ताकत नहीं है तो मतलब वो ताकत लेते थे अपने परिवार से। वो परिवार में मतलब जो 10 जनपद से उनको ताकत मिलती है, 10 जनपद से अगर ताकत वही कमजोर हो जाए तो वो ताकत क्या देगी, और कमजोर क्यों होती है? उसकी वजह सिर्फ यही है कि जनता जब अगर आपको विश्वास करना छोड़ दे, जनता का विश्वास आपसे उठ जाए तो आप कमजोर हो जाते हैं। आप लाख कुछ है, आप बीजेपी को गाली देते रहिए, आप सुबह उठेंगे बीजेपी को गाली देंगे, दोपहर उठेंगे गाली देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने विश्वास जीता है लोगों का और लोगों की सेवा कर रहे हैं। आप जो है बीजेपी की बुराई कर रहे हैं, आप अपने बारे में बताती तो ज्यादा अच्छा होता कि भाई हमारे नए वरिष्ठ नेता हैं, उनको हम लोग अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, ये ऐसा है वैसा है, कुछ बोलती तो जनता भी समझती कि आप अपने बारे में बात कर रहे हैं। आपने तो सीधे सीधे बीजेपी को टारगेट करना शुरू किया। अरे भाई, इंटरनल डेमोक्रेसी के बारे में बात करिए, लेकिन बीजेपी के बारे में आप जितनी बुराई करेगी, आप बेचैन मत होइए। मैं तो चुप से सुन रहा था। बीजेपी के बारे में जितनी आप झूठी मनगढ़ंत बयान आपने दिए, उसका नुकसान ही होगा, आपका फायदा नहीं होने वाला। इसलिए कि जनता जो है जनार्दन है, जनता की नजरों में आप गिर चुके हैं, जनता ने आपकी जमीन खींच ली है, जनता ने आपका विश्वास जो था, जनता का विश्वास आप पे उठ चुका है। तो आपके पास जब ताकत नहीं, 10 जनपद में ताकत नहीं, तो वो जिससे ड्रॉ करते थे सारे लोग कंफर्ट और ताकत, उन्हीं के पास ताकत है, तो बाकी लोगों को क्या देंगे? देखिए, आज जनता की सेवा करने के बारे में सोचिए। आप अभी भी परिवारवाद में लगे हुए हैं कि भाई ये और कोई 1-2 नाम बताते तो समझ में आता है, नहीं बता पाएंगे, डर लगता है सुप्रिया जी को, कहीं गलती से नाम बोल दिया तो। ये अभी जयंत सिन्हा जी के बारे में बात कर रहे थे। अरे भाई, अपने बारे में बताइए कि आप 2 नाम क्यों नहीं बता पा रहे हैं? ऐसे कोई लोग नहीं जिनके पास ताकत हो, क्षमता हो, या क्षमताहीन लोग हैं उसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी में? ठीक है डॉक्टर जफर, उन पे क्षमता होगी, जाहिर है, इतने सीनियर लीडर्स हैं। जी मैं आ जाऊं? नहीं, अभी नहीं सुप्रिया जी, क्योंकि मृत्युंजय जी, राजीव जी का एक वक्तव्य होगा। इन्होंने डायरेक्ट नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए, आपको पूरा समय मिलेगा। लेकिन एक सेकंड डॉक्टर जफर और सुप्रिया जी, क्योंकि देखिए, नहीं बिल्कुल नहीं सुप्रिया जी, नहीं, मैं क्षमा के साथ क्षमा चाहूंगा, आप लिख लीजिए आपको अगले, क्योंकि मृत्युंजय जी और राजीव जी, नहीं बिल्कुल क्षमा के साथ सुप्रिया जी, क्षमा, मैं आपसे माफी मांग रहा हूं। मृत्युंजय तिवारी जी, राजीव रंजन जी अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद आप ही का नंबर है एकदम। और आप जफर जी और सुप्रिया जी, आप उन दोनों को भी प्लीज मत रोकिएगा, दोनों ने आप दोनों को नहीं रोका। स्वतंत्रता संग्राम के मृत्युंजय जी धुरी कांग्रेस मानी जाती थी, और है भी, इसमें कोई सच्चाई नहीं। वो पार्टी मृत्युंजय जी तिवारी जी जिसने सबसे ज्यादा हमारे देश पर राज किया है। क्या आपको लगता है कि बिना अध्यक्ष के या अस्थायी अध्यक्ष के कांग्रेस का नुकसान हो रहा है और उसको अध्यक्ष मिलना चाहिए? देखिए सईद जी, जो पार्टी देश में 50 वर्षों से ज्यादा वर्षों तक राज किया हो, और आज बीजेपी जो 5-7 वर्षों से अभी सत्ता में है, जिनके नेतृत्व में उनका अहंकार जिस तरह 7वें आसमान पर है, और जिस तरह से वो कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी करते हैं, विपक्ष को तुच्छ समझते हैं, मजाक बनाते हैं, ये लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं माना जाएगा। और जो अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी इतने प्रवचन कर रहे थे, उनसे पूछिए अभी बीजेपी के पास प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कौन सा नाम है? 2 नाम वही बता दे। तो जिस तरह से ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
अपने सभी बुजुर्गों को, नेताओं को, पार्टी के जिनका वो गुरु मानते थे, जिनसे आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को, अभी श्रीनेत जी ने ये बात कही, सबको दरकिनार करके वो आए और जो आदरणीय राजनाथ सिंह ने जिनका नाम प्रस्ताव किया उन्हीं को साइड करके गृह मंत्री उन्होंने बना दिया आदरणीय अमित शाह जी को। ये बीजेपी का कल्चर है। ये जो नया बीजेपी है, न्यू बीजेपी, ये सिर्फ सत्ता के अहंकार में देश को रसातल में पहुंचा रही है। और सईद जी, देश की जनता का विश्वास कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक जीता है। आज ठीक है, कल बीजेपी भी कभी 2 की संख्या में थी पार्लियामेंट में, आज 300 के पार है। लेकिन बीजेपी को यह नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी फिर वहीं पहुंचेगी 2 की संख्या में। जो जनता जिसे पार्टी को अर्श पर पहुंचाती है उसे फर्श पर भी पहुंचा देती है। इसलिए सत्ता का अहंकार, ये तानाशाही और हिटलरशाही रवैया, ये देश के लिए नुकसानदेह है। हम लोग, सब लोग की चिंता देश के लिए है, लेकिन ये जिस तरह से अपना गुणगान, अपना पीठ थपथपाते हैं, अपनी नाकामी को छुपाते हैं और दूसरी पार्टी का चिंता इनको ज्यादा होता है, इससे इनको बचना चाहिए। ये सत्ता में है, इनकी जिम्मेवारी, जवाबदेही बनती है। विपक्ष भी सरकार का अंग होता है, लेकिन कभी आज तक किसी ने ऐसा नहीं देखा होगा। इसके पहले शासन में बहुत सारी पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे, लेकिन उस समय भी यह अहंकार नहीं था जो आज ये अहंकार दिख रहा है। तो इसलिए बीजेपी के लोग प्रवचन ना करें। राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी अगर अध्यक्ष बना रही है और अगर उनके समर्थक चाह रहे हैं, उनके नेता चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जी नेतृत्व करें, तो इसमें बुराई क्या है? ठीक है, लेकिन तिवारी जी आप भी अगर 2 नाम बता देते तो अच्छा होता। और डॉक्टर इस्लाम भी बताएंगे 2 प्रधानमंत्री के नाम नरेंद्र मोदी के अलावा। नहीं, हमारे पास तो 200 नाम है। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा राजीव जी, 2 नाम। अच्छा ठीक है, बताएंगे ना, बताएंगे। उन्होंने आपकी बात देख ली। राजीव रंजन जी, हाँ तो पूछिए ना। राजीव रंजन जी, पूछिए, 2 नाम पूछ लीजिए। ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस, बतावा हो तनिक बतावा। 1 सेकेंड जफर साहब। राजीव जी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस अब सिमटती जा। अरे सर 1 सेकेंड तिवारी जी, पहले कोई किसी को नहीं रोकेगा, जिसको पूरा समय लीजिए, खूब समय है हमारे पास। राजीव जी, ये कांग्रेस, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अगर यदि आज आप सत्ता में हैं, आप सरकार चला रहे हैं, आरजेडी कांग्रेस मिलकर आपको नहीं हरा पा रहे हैं, नहीं हरा पाए हैं, तो एक अब दलगत राजनीति से अलग हटकर अगर आप शुचिता की राजनीति की बात करें, आदर्शवादी राजनीति की बात करें राजीव रंजन जी, तो आपको लगता है कि यदि पार्टी में अंदरूनी कलह नहीं होगी, उसका एक अध्यक्ष होगा, तो ज्यादा मजबूती के साथ कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका भी निभा पाएगी? और कांग्रेस के संदर्भ में हम ये बात आपसे पूछ रहे हैं। देखिए सईद भाई, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। जब आपने ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस को बताया, हिंदुस्तान की आज़ादी और कांग्रेस का जो रिश्ता है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, उसको कोई भी नकार नहीं सकता। ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है। लेकिन कांग्रेस, इंदिरा जी का कांग्रेस के नेतृत्व पर काबिज होना और उसके बाद जो कांग्रेस की स्थितियां जिस तरह से बदली, एक लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में एक राजनीतिक दल का जब आप मूल्यांकन करते हैं, तो 12 नवंबर 1969 को सिंडिकेट कांग्रेस ने खुद को ओरिजिनल कांग्रेस कहा और इंदिरा जी को कांग्रेस से बाहर कर दिया। और इतिहास गवाह है, कामराज के लीडरशिप में अतुल्य घोष से लेकर निजलिंगप्पा और देश के अनेक बड़े नेता जिन्होंने कांग्रेस को वहां तक पहुंचाने का काम किया था, जिन्होंने इंदिरा जी की ताजपोशी की थी, वो सब इंदिरा जी की कार्यशैली से छूटे थे। लेकिन ये लोकतंत्र है, पार्टी पर इंदिरा जी का जो प्रभाव था वो बढ़ा, उनको जनादेश भी मिला, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर होती चली गई और कालांतर में उसमें 2-3 और भी विभाजन हुए। ये G23 के नेताओं पर, उनकी भूमिका पर कई सवाल हो सकते हैं, 2G से लेकर के कपिल सिब्बल और तमाम नेताओं की छवि, लेकिन कांग्रेस को सीखने में कहीं ना कहीं G23 के नेताओं की भूमिका है। और नेतृत्व को लेकर के कांग्रेस के अंदर जो असमंजस का भाव ग्रासरूट पर रहा है, राहुल गांधी जी के निर्णय नहीं लेने की क्षमता को लेकर और अध्यक्ष पद को लेकर के जो अनिश्चय का वातावरण था, उससे संवादहीनता बढ़ी है।
आज अगर उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है तो इसको मैं दो हिस्से में देखता हूं जी। या तो कांग्रेस एक बड़े विभाजन की ओर बढ़ रही है, या कहीं अगर इस खाई को ये पाट सके तो शायद एक बार कांग्रेस को लोकतंत्र के हित में खुद को बचाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, इससे कि देश की सबसे पुरानी पार्टी और आज भी दूसरी बड़ी पार्टी है जी। एक तरफा किसी राजनीतिक दल का एकाधिकार पूरे देश में हो, इससे भी लोकतंत्र कमजोर होता है। बिल्कुल। तो कांग्रेस तो देश की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस के सर। नेताओं को शायद इसका एहसास नहीं है। ठीक है सर। सुप्रिया जी आपके पास आ रहे हैं और देखिए कितनी अच्छी बात है कि जेडीयू के प्रवक्ता नेता राजीव रंजन जी आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप ही को विकल्प बता रहे हैं, आप ही की इतनी सारी प्रशंसा उन्होंने की। हमारा प्रश्न सुप्रिया जी ये है, डॉक्टर जफर की बात का आप अवश्य जवाब दीजिएगा। 50 से लगभग 50 के आसपास आपकी पार्टी टूटी, फिर भी खत्म नहीं हुई, ये कांग्रेस की शक्ति है। 1977 तक सुप्रिया जी आपकी पार्टी को टक्कर देने वाला कोई नहीं था, उसके बाद भी आप हारे, इंदिरा गांधी हारी, फिर से कम बैक किया, फिर हारे, फिर से कम बैक किया, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अब जो आज की स्थिति है सुप्रिया जी, आप लगातार 7 से 9 राज्यों में आपकी उपस्थिति जो रह गई है इतना कम, उसके 2 कारण क्या हैं और कैसे आप अब फाइट बैक करेंगे? मैं सबसे पहले तो एक आपत्ति दर्ज कराना चाहती हूं। इन्होंने मेरे गृह क्षेत्र महाराजगंज को कहा फलानागंज। फलानागंज मत कहिएगा, पूर्वांचल का महाराजगंज क्षेत्र है। आपको यहाँ की 25 लाख जनता से सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए जफर भाई। मुंबई दिल्ली में बैठकर इस तरह से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का असम्मान करना किसी को शोभा नहीं देता है और मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। महाराजगंज हमारे क्षेत्र का नाम है, उसको अगर महाराजगंज नहीं बुला सकते तो फलानागंज मत बुलाइएगा, पहली चीज। दूसरी चीज इन्होंने कहा मैं बीजेपी की बात कर रही थी, मैं बिल्कुल बीजेपी की बात नहीं कर रही थी और मैं आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब दूंगी। चुनी हुई सरकारों से ही सवाल पूछा जाएगा। आप 7.25 साल से सत्ता में हैं। आर्मी चीफ का 3 दिन पहले बयान आता है कि चीन पीछे हटने से इनकार कर रहा है, ऑक्यूपेशन से मना कर रहा है हटने से। इसका सवाल कौन देगा? इस सवाल का जवाब कांग्रेस देगी या सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री देंगे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर जम्मू कश्मीर में जो नंगा नाच कर रहा है और वो यूनियन टेरिटरी है, डायरेक्ट कंट्रोल में आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वहां पर जिस तरह से बदशाहत हो रही है वहां पे कौन जवाब देगा? दहशतगर्दी जो हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट जवाब देगी। बेतहाशा दाम बढ़ रहे हैं इस देश में, कौन जवाब देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ड्रग तस्करी का इतना बड़ा मामला कभी भी देश में सामने नहीं आया। 3000 केजी हेरोइन पकड़ी गई, 25,000 केजी हेरोइन मार्केट में कहां फैल गई किसी को पता ही नहीं है। ये इसका जवाब सत्तारूढ़ पार्टी को देना पड़ेगा। किसानों को कुचल दिया जाएगा आजाद भारत में और हम चुप रहेंगे? जी नहीं, हम सवाल करेंगे सत्तारूढ़ पार्टी से और तब तक करेंगे जब तक एक दागी मंत्री को अपने पद से बर्खास्त नहीं किया जाएगा जिसके लड़के ने यह कुत्सित काम किया। और राजीव रंजन जी ने एक अच्छी बात कही, बिल्कुल लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष भी चाहिए। तो आप क्यों उन लोगों के साथ खड़े हैं जो हर संस्था, हर लोकतंत्र की परंपरा को नष्ट कर रहा है? आपने साथ छोड़ा था भाजपा का और यही सोच के छोड़ा था। क्या है ऐसी सत्ता की लोलुपता कि आप उन्हीं लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने सीबीआई को, ईडी को, आईटी को अपनी फ्रंटल एजेंसी बनाकर छोड़ा हुआ है विपक्ष के खिलाफ? कमेटी की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाने पर भी बात हुई। कार्यकारी अध्यक्ष हैं इस समय सोनिया गांधी और अंदर से यह खबर आई, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, सुप्रिया जी चाहें तो कर दें, कि प्रस्ताव रखा गया राहुल गांधी के नाम का और सर्वसम्मति से सभी लोगों ने कहा, लेकिन ये औपचारिक या आधिकारिक इस बात की घोषणा नहीं हुई। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, डॉक्टर साहब, जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी, सुप्रिया जी आपकी बात खत्म हुई थी, जफर जी के पास जाएंगे, तब राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था जिम्मेदारी लेते हुए। लेकिन जब बंगाल आप हारते हैं बुरी तरह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा तो नहीं कहते कि हाँ हमारी जिम्मेदारी है, हम हारे हैं। ऐसा क्यों? और कांग्रेस के 2 नाम तो सुप्रिया जी नहीं बता पाती अध्यक्ष पद के लिए। क्या तिवारी जी के सवाल का जवाब देना आप पसंद करेंगे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा 2 प्रधानमंत्री बीजेपी से बनाए जाएं तो वो कौन होंगे? देखिए सईद साहब, ऐसा है कि बंगाल की जब आपने बात की, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 2-3 सीटों से बढ़कर
77 सीटों में गए, इसको आप हार मानते हैं? 200 पार कह रहे थे ना कांग्रेस सर। को 0 मिला जो नहीं तो फिर बातें ना करें यार, इसका मतलब फिर आपका हमारा राजनीतिक ज्ञान 40% कमजोर है सर। आपके बड़े बड़े, अरे अमित शाह जी अगर कहते हैं कि हम 200 पार जा रहे हैं, एक मिनट तो फिर सुन लीजिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमित शाह जी को ज्ञान नहीं है? सुन देखिए, मैं आप ऐसी बेतुकी बातें मत कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने कहा था, जो मैं कहना चाह रहा हूँ मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ सर। अमित शाह जी ने कहा था ना। नहीं, मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ जी। नहीं, वो बात उसी बात को दोहराते हुए कह रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा था 40% प्लस जो है परसेंट वोट एकदम नीचे 10% से 40% के आसपास आना कोई बड़ी छोटी मोटी बात नहीं। 30% एक साथ एक इलेक्शन में दूसरे इलेक्शन में कौन से पार्टी बढ़ती है? और आगे वहां इस स्थिति में आ गया है कि वहां दूसरी कोई पार्टियां नहीं, भारतीय जनता पार्टी वहां पर आगे सरकार बनाने में कामयाब होगी। अब रही बंगाल की बात, छोड़िए, बंगाल का जो होना तो हुआ, लेकिन अगर इस भारतीय जनता पार्टी किस बेसिस पे रेजिग्नेशन की मांग रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी आप इन दोनों के साथ बढ़ते हुए आसमान छू रही है। राहुल गांधी जी के जब से वो बने थे, पहले वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्रेसिडेंट, फिर कुछ नहीं, उस पूरे वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट भी इसमें 17-18 इलेक्शन हारे थे। तो दोनों में फर्क आप खुद देख रहे हैं, जनता देख रही है। जिस तरह से पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है, पार्टी के जनाधार बढ़ा है, लीडर्स की लोकप्रियता बढ़ी है, उससे समझ में आता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस हमने जीता है और पार्टी लोगों के एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरी है। अब मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक सवाल जो सुप्रिया जी ने कहा था, बड़े आदर सम्मान से कहना चाहता हूं कि सुप्रिया जी, आपका क्षेत्र होगा, वो वहां पर आप चुनी हुए नहीं है, क्षेत्र आपका जरूर होगा, वहां पर आपने कहा, लेकिन मैंने कोई ऐसा नहीं, मैंने कहा महराजगंज या कोई और गंज हो जो भी, लेकिन महराजगंज को मैंने महराजगंज ही कहा था। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप लोगों को गुमराह करने में कामयाब होंगी तो जनता, हाँ, फलानागंज में बोला था, महराजगंज या फलानागंज। सुनिए, मैंने कहा था महराजगंज, सर सुनते एक मिनट बोलिए ना, आपका समय आएगा तो आप जवाब दीजिएगा, इसके बावजूद बीच में मत बोलिए। सुन लीजिए सुप्रिया जी, आप समय आएगा तो जवाब दे दी। महराजगंज या फलानागंज मैंने कहा था, मैं तस्लीम करता हूं, लेकिन मैंने कोई महराजगंज को बुरा नहीं कहा था। और अगर फिर भी आपको लगे कि महराजगंज के लोगों को जरा सा भी, जब आपके बहकावे में कोई ऐसा आ नहीं सकता, फिर भी किसी को बुरा लगेगा तो मैं सॉरी कह दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जनता के बीच में जनता जनार्दन है, उसके सामने झुकना है। दूसरी बात, अभी कह रहे थे कि ये तो पार्टी के बारे में नहीं कह सकती कि राहुल गांधी जी के साथ कौन होगा, मृत्युंजय जी कह नहीं सकते। अभी भी लालू यादव जी को इतनी तबीयत खराब के बावजूद, जो बेचारे 5 मिनट नहीं, सम्मान के साथ कह रहे, 5 मिनट बेचारे नहीं बोल पा रहे थे, कमजोर दिख रहे थे, तकलीफ में थे, 2 मिनट बोल के फिर उनको हटना पड़ा। क्यों? इसलिए कि पूरी बात नहीं कर पाए। उसके बाद भी उनको आप घसीट रहे हैं, इसलिए कि उनको रहना है। तो आप दूसरे पे क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा बेंच स्ट्रेंथ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे जो सबसे सीनियर लीडर हैं, उसके बाद अगर आप देखिए तो बेंच स्ट्रेंथ कितने बड़े हैं। अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हमारे यहाँ जो सक्षम हैं, जो जिनके कैपेबिलिटीज है, और वो सरकार चलाने नहीं, सुप्रिया जी, तिवारी जी जानकारी ठीक है। तिवारी जी, आपकी पार्टी में भी यही हुआ ना सर? हो गया, क्योंकि समय कम है। ये क्या बात हुई? वो मुझसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, आप कहीं और चले जाते हैं। बिल्कुल कहीं और जाएंगे, हर बार आप थोड़ी बोलेंगी। मुझे कह रहे हैं, आप मुझसे भाई हो गया ना, जिस एक नहीं, यहाँ पे सबको एक समय मिलेगा नहीं, कुछ उन्होंने कहा है। हाँ, तो आप लिख लीजिए, जवाब दीजिएगा। तिवारी जी, आपकी पार्टी में भी, आरजेडी में भी यही होता है ना सर? बनना चाहते तो बनिए। तिवारी जी, आपके साथ भी ये होता है ना कि भाई आपकी पार्टी में कौन अध्यक्ष बनता है? लालू जी, राबड़ी जी, उसके बाद अब उनके बेटे तेजस्वी आ गए, कौन है दूसरा बताइए? हमारे पार्टी में नहीं, हमारे पार्टी में जिसे जनता चाहती है वो अध्यक्ष बनते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी से ये राजनीतिक लड़ाई लड़ पाएंगे? आज भी सबसे बड़े दल के रूप में कौन है बिहार में? सारा ताकत इन्होंने लगा दिया, देश की सरकार उतर गई, अगल बगल के प्रदेशों की सरकार उतर गई, इसके बाद भी आरजेडी सबसे आगे है, सबसे बड़ा दल है। तो देखिए, अभी जफर भाई जो बात बोल रहे थे, ये दूसरे पार्टी की चिंता जितना करते हैं, उतना चिंता अगर देश की करेंगे, देश की जनता ने इनको सत्ता दी है तो काम करेंगे नहीं, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाएंगे, महंगाई आसमान पर करेंगे, और देश को जो है जिस तरह से महामारी और महंगाई और बेरोजगारी की मार से परेशान किए हुए हैं, इसकी चिंता कौन करेंगे? ये दूसरे पार्टी की चिंता ना करें। सत्ता आपको मिली है, जनता ने आपको सत्ता दिया है, इस बात को सब कोई देख रहा है।
लेकिन देश को आपने कहां पहुंचा दिया। ठीक है 7-8 राजीव रंजन हालात हो जी, गए। सर थोड़ा सुप्रिया जी के पास भी जाना है कि रिएक्शन सबसे देखिए। आर्थिक नीति हो, हर ओर तो आपने राजीव रंजन जी व्यवस्था। राजीव रंजन जी, क्या आपको लगता है कि हमारे देश की राजनीति में एक मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है? और अगर कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, अगर इंटरनल पॉलिटिक्स में ही लगी रहेगी तो इससे नुकसान सीधे सीधे पार्टी को भी और उससे कहीं ज्यादा देश को होता है। मानते हैं आप इस स्टेटमेंट से, सहमत हैं आप या नहीं? देखिए, ये अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन किसी भी चीज को एक लक्ष्मण रेखा के अंदर आप नियंत्रित कर पाए तो ये आंतरिक लोकतंत्र है। नहीं तो उसके बाद स्थितियां विस्फोटक होती है और वो नेतृत्व के नियंत्रण में नहीं होता है। कांग्रेस अभी इन्हीं स्थितियों से दो चार हो रही है। लेकिन मैं पहले बस 30 सेकंड में जो उन्होंने कुछ बातें कही, सुप्रिया श्रीनाथ जी ने कुछ सवाल खड़े कर दिए जदयू और भारतीय जनता पार्टी के अलायंस को लेकर। हमारा साथ तो 2 दशकों से ज्यादा का है भारतीय जनता पार्टी के साथ। कांग्रेस और राजद, जिसमें कांग्रेस जूनियर पार्टनर थी, कांग्रेस के साथ हमारा रिश्ता कुछ दिनों का था और 3 स्थितियों में वो अलायंस टूटा। भ्रष्टाचार को लेकर के जो एक झुकाव है कांग्रेस और आरजेडी के बीच, जो एक सहमति है। ठीक है सर आपकी बात हो गई राजीव रंजन जी। सुप्रिया जी के पास जाते हैं। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, आप डॉक्टर जफर की बात, सर सॉरी रोकना पड़ रहा है आपको, समय की थोड़ी सी कमी है। क्योंकि सुप्रिया जी, आप डॉक्टर जफर की बात का जवाब जरूर दीजिए, लेकिन क्या आप ये मानती हैं कि आपकी कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी अगर ये कहती हैं कि मीडिया के द्वारा मुझसे बात ना करें, मेरे दरवाजे खुले हैं, अगर आपको बात करनी है तो सीधे आकर मुझसे बात करें, तो कहीं आपकी पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं, क्या आप मानती हैं सुप्रिया जी, जो अपनी बात आपकी कार्यकारी अध्यक्ष के सामने नहीं रखकर मीडिया के सामने रख देते हैं और भ्रम पैदा करते हैं? बहुत सारी पार्टीज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, भाजपा में भी है, वो उनको निकाल देती है पार्टी से, एग्जीक्यूटिव कमेटी से, मार्गदर्शक मंडल में डाल देती है। हमारे यहाँ हम उनको फिर भी सीडब्ल्यूसी में बिठाकर सर्व सम्मान से उनके साथ विचार विमर्श करते हैं। ये हम में और भाजपा में अंतर है। मैं एक चीज का जवाब और देना चाहती हूँ 10 सेकेंड में। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल, गुजरात, गोवा, कहां ऐसा है जहां पर भाजपा की सरकारें नहीं बन रही थी, पैसे और एजेंसीज के बल पर इन्होंने बनाई। आपको लगता है ये चाणक्य नीति होगी? मुझे लगता है ये भ्रष्टाचार है राजनीति का, पतन है राजनीति का, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो नागपुर के एक रिमोट कंट्रोल से चलती है, जहां पर इंटरनल डेमोक्रेसी की कोई जगह नहीं है। अगर है तो जफर भाई मुझे ये बता दें, क्या अमित शाह और राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री पद के सुप्रिया जी, आपको हमें रोकना पड़ेगा। हमारे यहाँ सुप्रिया श्रीनाथ जी, डॉक्टर जफर इस्लाम जी, मृत्युंजय तिवारी जी, राजीव रंजन जी, आप चारों का हमारे इस शो में शामिल होने के लिए, सुप्रिया जी क्षमा, बीच में रोकना पड़ा, आपको समय खत्म हो जाता है। बहुत धन्यवाद आप चारों का।